आज तो वेदर अच्छा है बच्चों को। अभी टेस्ट आप लोगों का था कि फर्स्ट ईयर का था अभी? Okay, coming to the day, we have done hard and the rest of the units. Now today we are going to start with the new system, the other portion of the cardiovascular system, that is the circulation. This is very important and it's a bit lengthy, so be attentive. As far as CVS is concerned, cardiovascular systems के दो main portion होते हैं, cardio and the vascular. Cardio means the heart and as a whole. We have already done it. Now coming to the vascular. Vascular means the blood vessels. They form a sort of a network in the of the vessels through which the blood flows either away from the heart or coming towards the heart. ठीक है, सर्कुलेशन के दो मेन डिवीजन होते हैं, एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन वो होती है जो कि पूरी बॉडी को जा रही है सर्कुलेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, और पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है जो कि फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल आती है और लंग्स में जाती है। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और ये जाके पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो ऑक्सीजनेट होता है और दैट कम्स बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहाँ से थ्रू एओर्टा ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। नाउ दिस इज द सीक्वेंस कि किस तरह से आर्टरीज निकलती हैं, किस तरह दे कम बैक टू द हार्ट से निकलती हैं आर्टरीज। आर्टरीज जो है ना वो डिवाइड और डी डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट होती हैं। आर्टेरियोल्स जो हैं वो फिर फर्दर डिवाइड करके बिल्कुल थिन जो है वेसल्स बना देती हैं, जिसको आप कहते हैं कैपिलरीज। These capillaries, they they form, join together or the coalesce together to form the venules. अब इसमें जो है ना कैपिलरी जो है ना ये टिश्यूज में ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एवरीथिंग सप्लाई करती हैं एंड दे टेक अप द वेस्ट मटेरियल इन इट। फिर ये जाके वेन्यूल्स बन जाते हैं और ये वेन्यूल्स ज्वाइन करके वेन्स बनाती हैं और दैट दोज वेन्स दे एंटर इनटू द हार्ट। ठीक है, सो दे द वेन्स दे ब्रिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब सर्कुलेशन के फंक्शन क्या है? तीन मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं इसके, एक तो ट्रांसपोर्ट, एक रेगुलेशन होती है और प्रोटेक्शन होती है। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की करते हैं? गैसेस की, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, न्यूट्रिएंट्स जितने भी हमारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट्स के, फैट्स के, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जीआईटी में जो अदर जो उनके एंजाइम्स हैं और हार्मोन्स हैं उनको भी वो लेके सर्कुलेट करते हैं। रेगुलेशन में ये हार्मोन्स के लेवल्स को मेंटेन करता है और उसके साथ ही ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है आइदर थ्रू वेसोकंस्ट्रिक्शन और वेसोडाइलेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, प्रोटेक्शन के कि बॉडी लॉस को प्रिवेंट करता है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है कि अगर ब्लड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होती कुछ होती, तो इनका अपना सर्कुलेशन का अपना मैकेनिज्म है जिससे ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। दैट इज द जो भी आपकी क्लॉटिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। ठीक है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का ये है कि ये थ्रू इसमें चूँकि सारे सेल्स जो होते हैं ना वो सर्कुलेट कर देते हैं, डब्ल्यूबीसीज वगैरह, और इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स जो कि मेनली इम्यूनिटी से कंसर्न है, तो दे ऑल्सो को इन सच अ वे सर्कुलेशन जो है ना वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो तीन मेन इसके फंक्शंस हैं, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। फिर एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हम इसको डिफरेंट वेसल्स को किस तरह क्लासीफाई करते हैं। मेनली सबसे पहले एओर्टा सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद वो डिवाइड होकर लार्जर आर्टरीज बनाती हैं, वो डिवाइड होकर स्मॉल आर्टरीज बनाती हैं, ये डिवाइड होकर आर्टीरियोल्स बनाती हैं। आर्टीरियोल्स एक डिफरेंट नाम इसलिए दिया है कि उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, विल डिस्कस इट। फिर और जो डिवाइड होकर कैपिलरीज बना देती हैं, कैपिलरीज आगे वेन्यूल्स में चली जाती है, वेन्यूल्स जो है ना वो ज्वाइन करके स्मॉल वेन्स बनाते हैं, स्मॉल वेन्स ज्वाइन करके लार्ज वेन्स बनाती हैं, और लार्ज वेन्स जो होती है ना वो ज्वाइन होकर दो मेन वेना केवा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा बना देती हैं, विच एंटर इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप देखिए कि जितनी भी रेड साइड ऑफ द हार्ट और रेड साइड ऑफ द वेसल है, दिस इज ऑल ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ब्लू साइड जो है ना दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी सारे डिफरेंट लंग्स में इस साइड पे दोनों लंग्स दिखाए हैं, ऊपर सेल का दिखाया है सुपीरियर वेना केवा, इधर से इंफीरियर के वेना केवा का पार्ट दिखाया है, ये दोनों जाके राइट साइड ऑफ द हार्ट में खुल गए, राइट साइड से जो है ना राइट वेंट्रिकल में चले जाएंगे, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि लंग्स में चली जाती है, वहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है ब्लड, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स आती हैं। वेन्स जो है ना एज द फंक्शन इज कंसर्न उसमें हम कहते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बट
पल्मोनरी जो वेसल्स होती हैं उनमें एक्सेप्शन होती है कि उसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी होती है, क्योंकि द वेसल्स गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट दे आर कॉल्ड आर्टरीज एंड द वेसल्स कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट आर कॉल्ड वेन्स। सो उसमें ज़रा इनकी क्लास जो है टर्मिनोलॉजी दैट इज़ अ बिट डिफरेंट। ठीक है, सो जो लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा होता है हार्ट में ऑन द लेफ्ट एट्रियम, तो वो आता है थ्रू पल्मोनरी वेन। ठीक है, सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सर्कुलेशन। अब आ जाएंगे इसमें, देखें पिंक साइड है एक तरफ और एक है वाइट। वाइट पे जो है ना राइट साइड ऑफ द हार्ट है, पिंक जो है ना लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है। ऊपर लंग्स पड़े हुए हैं, नीचे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। होता क्या है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला एओर्टा के थ्रू, फिर वो सिस्टेमिक आर्टरीज में चला गया, जो कि फर्दर डिवाइड हो गया सेरिब्रल, कॉर्नरी, रीनल, फ्लैंक, स्केलेटल मसल और स्किन। इनमें जाके फिर वो सिस्टेमिक आर्टरीज से ये सब सारे एरियाज को सप्लाई करती हैं और फिर जाके सिस्टेमिक वेन्स में चली जाती हैं, जो कि ज्वाइन करके वेना केवा बनाती हैं और वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में चली जाती है। वहाँ से फिर राइट एट्रियम में से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और वो थ्रू पल्मोनरी आर्टरी चला जाता है लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजनेट होके थ्रू पल्मोनरी वेन द ब्लड अगेन कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ना उसके बाद हम देखते हैं कि ये आपको फंक्शनल टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये आपको एग्जाम में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन। नेम द डिफरेंट blood vessels on the basis of their function और classify the blood vessels on the basis of their function। so ये जो है ना टाइप्स हैं या उसकी क्लासिफिकेशन है the blood vessels on the basis of function या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है इलास्टिक वेसल, उनको हम वेंट कैसल वेसल्स भी कहते हैं। दूसरी रेजिस्टेंस वेसल होती है, एक्सचेंज वेसल्स होती हैं, कैपेसिटेंस वेसल होती हैं एंड शंट वेसल्स होती हैं। ठीक है, नाउ इलास्टिक वेसल्स कौन सी होती है? जो मेन एओर्टा निकल रही है और मेन आर्टरीज हैं, दे आर द इलास्टिक वेसल्स, जिनको हम वेंट कैसल वेसल्स भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, उसमें मस्कुलर टिश्यू कम होता है, इलास्टिक टिश्यू और कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लड जब इजेक्ट होता है फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम तो वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में होता है कि उसको जो आगे टिश्यू है वेसल वॉल का, वो उसमें टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो ओपन अप हो सके, इलास्टिक हों वो। ठीक है, सो उनमें ज़्यादा मेन इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से लार्जर अमाउंट ऑफ द वेसल जो है ना, लार्जर अमाउंट ऑफ ब्लड इज अकोमोडेटेड इन द एओर्टा एंड द लार्ज आर्टरी, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से पंप होता है। ठीक है, अब वेसल्स जो होती है ना वो एक्सपैंड कर जाती हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी होती है इनमें, वो अकोमोडेट करती हैं लार्जर वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, और फिर दोबारा इलास्टिक रिकॉइल, यानी वो कमिंग बैक टू देयर ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल शेप। वो जब ब्लड आगे पास ऑन हो जाता है तो वो दोबारा से वापस अपनी स्ट्रक्चर, इलास्टिक में देखा हम उसको खींच भी लें तो वो दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ पे, ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाता है। ठीक है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ दीज इलास्टिक वेसल्स। इसमें आ जाती हैं एओर्टा और मेन आर्टरीज। ये देखिए, इसमें ये स्ट्रक्चर होता है कि सिस्टली में जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टली हुई है, कंट्रैक्ट किया वो, तो ब्लड जो है एंटर हो गया है लेफ्ट, एंटर हो गया एओर्टा में, एओर्टा जो है ना वो एक्सपैंड कर गई है। अब उसके बाद जो है डायस्ली हुई है, सारा ब्लड पंप हो गया है, वेंट्रिकल जो है ना वो डायस्ली में चला गया, उनमें प्रेशर नहीं है, और यहाँ से प्रेशर जो है ना वो आगे मूव कर गया, ब्लड आगे लार्जर आर्टरीज में चला गया, तो एओर्टा जो है दैट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल लेंथ। दूसरी होती है ये डिवाइड एंड री डिवाइड होकर, जैसे हमने पहले देखा था, आर्टेरियोल्स में कन्वर्ट हो जाती है। आर्टेरियोल्स को कहते हैं हम रेजिस्टेंस वेसल्स, दे इंक्लूड द आर्टेरियोल्स एंड मेटा आर्टेरियोल्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ये पेरिफेरी पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वो कंट्रैक्ट कर सकती हैं, रिलैक्स कर सकती हैं। ठीक है, क्यों? द डायमीटर ऑफ दीज वेसल्स डिटरमिन अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लो थ्रू द वेसल्स। अगर जिस टिश्यू को ये आर्टरी सप्लाई कर रही है, अगर उसको ज़्यादा चाहिए है नरिशमेंट, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ये डायलेट हो जाती हैं, और अगर उसको कम चाहिए तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ठीक है, नैरो हो जाती है। इफ द वेसल्स आर कंस्ट्रिक्टेड द ब्लड फ्लो इज लेस एंड वाइस वर्सा। द डायमीटर ऑफ दीज ब्लड वेसल इज कंट्रोल्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, लोकल मेटाबॉलिक फैक्टर्स एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, यानी इनको अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक सर्कुलेशन, सिंपैथेटिक जो है वो आके इनकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है, इनको कंस्ट्रिक्ट करवाता है। मेटाबॉलिक नीड्स का ये होता है कि अगर मेटाबॉलिक नीड्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा उसको नरिशमेंट चाहिए तो ये डायलेट हो जाती हैं, अगर कम चाहिए तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। लैक्टिक एसिड जो है ना, अगर लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो अगर वो ज़्यादा हो जाए तो ये डायलेट हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड से पास ऑन हो और वहाँ से वो रिमूव कर दें फ्रॉम द एरिया लैक्टिक एसिड को। सो रेजिस्टेंस वेसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे
इनके अंदर जो है ना मस्कुलर स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है जो कि कंस्ट्रिक्ट करता है। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन द कंट्रोल ऑफ द ब्लड प्रेशर ऑल्सो। ठीक, नाउ देन कम्स द एक्सचेंज वेसल। ये आर्टेरियल जब रीडिवाइड होके बहुत ही थिन कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं और कैपिलरीज को हम फंक्शन के हिसाब से उनको एक्सचेंज वेसल्स कहते हैं। देख कैपिलरी वॉल उसमें सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक तो एंडोथेलियल लेयर होती है उसकी, ठीक है, और दूसरी नीचे उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पड़ी होती है। इतनी थिन लेयर ऑफ द वॉल इसीलिए होती है ताकि वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सके और जो न्यूट्रिशंस हैं वो टिश्यूज़ को प्रोवाइड भी हों और वहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से ब्लड में एंटर भी हो जाए। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड occurs through these. Opening and closing of the capillary depend upon the pericapillary sphincters. यानी जहाँ पर कैपिलरीज शुरू होती हैं वहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक स्फिंक्टर जो होता है जैसे वेल्व की तरह चीज़ होती है कि जो कंस्ट्रिक्ट बंद भी हो जाता है वो खुल भी जाता है। अगर तो आगे टिश्यू में ज़्यादा ब्लड चाहिए तो पेरिकेपिलरी स्फिंक्टर जो है ना वो खुल जाएगा और अगर कम चाहिए तो वो थोड़ा सा नैरो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। ठीक है, सो इन पे जो ब्लड फ्लो है वो डिपेंड करता है कि पेरिकेपिलरी स्फिंक्टर्स किस तरह से फंक्शन कर रहा है। ये जी इसमें एक आप एक्सचेंज वेसल्स का देख सकते हैं। यहाँ पे एक कैपिलरीज नीचे दिखाई है उन्होंने, एक कैपिलरीज जो है ना वो डिवाइड होकर आर्टेरियोल से पेपिलिस बनाती है, तो ये जाके ओपन अप हो जाती हैं इनटू द वेन्यूल्स। अब यहाँ पर ऊपर देखिए इन्होंने एक दिखाया है पेरिकेपिलरी स्फिंक्टर। ये पेरिकेपिलरी स्फिंक्टर जो है ना ये डिटरमिन करता है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है ना वो जाएगा आगे विद इन द कैपिलरीज फॉर एक्सचेंज। फिर आ जाती है कैपेसिटेंस वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट वेसल्स। इसमें आ जाते हैं हमारे वेन्स इन द वेन्यूल सिस्टम। दीज आर डिस्टेंसिबल बट नॉट इलास्टिक। ये फैल सकती हैं, डिस्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ये इलास्टिक नहीं होती। ठीक है, ये नहीं कि वो खुली हैं और दोबारा फौरन से अपने स्ट्रक्चर पे आ जाएंगी, बल्कि ये कोलैप्स कर जाती हैं, दब जाती हैं। ठीक है, वेन्स अकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड विदाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ठीक है, यानी वो आराम से खुल जाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड भी आ जाए। अबाउट 2/3 ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज अकोमोडेटेड इन वेन्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि 2/3 ऑफ द ब्लड जो है ना वो हमारी वेन्स में सर्कुलेट कर रहा होता है। Veins are supplied by the sympathetic nerve fibers as the other arteries, और sympathetic nerve fibers से चूंकि सप्लाई होती है तो ये कंस्ट्रिक्शन भी कर देती है उसकी। On sympathetic stimulation, the veins are constricted, leading to increased venous return. जब veins में constriction होगी, ज़ाहिर है उनमें से सारा जो blood है वो that is thrown away from it और towards the heart, और इसलिए जो है ना venous return जो है ना जो venous blood आना है towards the heart, तो venous return जो है ना वो बढ़ जाता है। When veins are dilated, large amount of the blood is pooled in the veins, leading to the decreased venous return. अगर veins dilate हो जाएं फॉर एनी रीजन तो ब्लड जो है ना वेन्स में फूल हो जाता है और फिर वेनस रिटर्न कम हो जाता है, यानी वेसोकंस्ट्रिक्शन से वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा और वेसोडाइलेशन ऑफ द वेन्स से जो पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाती है और वेनस रिटर्न कम हो जाता है। तो चूँकि ये बहुत ज़्यादा इनकी कैपेसिटी बढ़ सकती है और ये ब्लड वॉल्यूम लार्जर वॉल्यूम ऑफ ब्लड को अकोमोडेट कर सकता है, इसीलिए हम इन वेन्स और वेन्यूल्स को कैपेसिटेंस वेसल भी कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ द वेन्स क्या होता है? कॉन्ड्रोइडल फंक्शंस होते हैं इनके। दे ब्रिंग्स द ब्लड फ्लो फ्रॉम द टिश्यूज टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट, और दूसरे इसमें वेल्व होते हैं जो यूनि डायरेक्शनल फ्लो करते हैं, यानी वेन्स के स्ट्रक्चर में जगह जगह पे वेल्व्स बने हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, कैपेसिटेंस फंक्शन जो होता है कि दे कैन अकोमोडेट 2/3 ऑफ द ब्लड। इतनी कैपेसिटी होती है कि ये 2/3 ऑफ द ब्लड को अकोमोडेट करते हैं। फिर अगर इसमें अंडर द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर ये कंस्ट्रिक्ट कर जाएं तो रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका मेनली आर्टेरियोल्स का जो है ना फंक्शन होता है रेजिस्टेंस में, वेन्स का बहुत ही माइन्यूट सा इफेक्ट होता है। ये रेगुलेट करता है कार्डिक आउटपुट। जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा उतनी ज़्यादा कार्डिक आउटपुट होगा, जितना कम वीनस रिटर्न होगा इसलिए उतना ही कम कार्डिक आउटपुट होगा। सो इन अ सेंस ये रेगुलेट भी करता है कार्डिक आउटपुट को वेन्स। ठीक है, सो वेन्स के 4 मेन फंक्शंस होते हैं कि रेगुलर उनके कॉन्ड्रिक फंक्शंस होते हैं, कैपेसिटेंस फंक्शन होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और कार्डिक आउटपुट को रेगुलेट करते हैं। नाउ दिस इज अ पाई चार्ट व्हिच शोज कि हाँ कितना हमारा जो है ना बॉडी का ब्लड जो है कितनी परसेंटेज कहाँ पड़ी है। रेड एरिया सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू एरिया सारा हमारा जो है ना वेन्स का है। सो अब देखिए कि कितनी परसेंटेज ऑफ द ब्लड जो है ना विद इन द वेन्स सर्कुलेट कर रही है। आगे शंट वेसल्स। शंट वेसल्स होते हैं, दीज आर आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस होती है, यानी कुछ एरियाज हमारी बॉडी के ऐसे हैं जहाँ पर
के जो स्मॉलर आर्टरीज हैं वहाँ कैपिलरीज नहीं होती, वहाँ आर्टरीज स्मॉलर आर्टरीज जो होते हैं स्मॉल वेन्यूज के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती हैं, ठीक है। दीज वेसल डायरेक्टली पास फ्रॉम मेटा आर्टेरियोज टू वेन्यूज बाय पासिंग द कैपिलरी नेटवर्क, यानी वो कैपिलरी नेटवर्क की तरफ नहीं जाती बल्कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेती है। ब्लड फ्लो थ्रू दीज वेसल्स इज रैपिड। Shunt vessels are present in the skin and exposed areas of the body like face, palm of the hands, nose and the ears. आप देखिए कि जो थोड़े से जिनकी लाइट कलर स्किन होती है उसमें बाकायदा नज़र भी आते हैं आपको नीचे डिफरेंट वेन्स, ठीक है। वो ये होता है कि ये इनका मैशवर्क आर्टेरियोवेनस शंट्स का वो नज़र आता है स्किन के अंडरनीथ। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जब ये टेम्परेचर रेगुलेशन में बहुत इफेक्टिव होते हैं आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस, क्योंकि अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसकी हीट को बाहर फेंकने के लिए ये डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा थ्रू द एयर करंट्स जो है वो हीट जो है ना दैट इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एयर करंट से। दूसरा, इट इज़ सप्लाइड विद द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एज द अदर वेसल्स, ठीक है। सो शंट वेसल जो होती है ना वो वेसल्स होती हैं जो कि मेटा आर्टेरियोल से डायरेक्टली वेन्यूज को कम्युनिकेट करती हैं और बाईपास कर देती हैं कैपिलरीज को। टेम्परेचर रेगुलेशन में इनका मेन इफेक्ट है, ठीक है। नाउ द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो हम किसको कहते हैं? दैट इज द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको हम कह देते हैं ब्लड फ्लो, ठीक है। एंड द साइंस डेडिकेटेड टू डिस्क्राइब द फिजिक्स ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हीमोडायनेमिक्स। हीमोडायनेमिक्स क्या है कि वो साइंस है जिससे हम सारा फिजिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो हम स्टडी करते हैं, उसको हीमोडायनेमिक्स कहते हैं कि किस तरह से कहाँ से ब्लड किस रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वो सर्कुलेट कर रहा है, उसको हम हीमोडायनेमिक्स कहते हैं। अब इसमें जो है ना 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो हम देखते हैं। एक तो वॉल्यूम देखते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेसल्स क्या है इन द बॉडी और उनकी वेलोसिटीज़ क्या हैं। प्रेशर्स इन द वेरियस पोर्शंस ऑफ द सर्कुलेशन के डिफरेंट में कितना प्रेशर कितने प्रेशर के साथ ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा है। सबसे पहले आ जाता है, ये देखिए, ये जो है डायग्राम की डिटरमिन करती है कि कितना हमारा जो पोर्शन ऑफ ब्लड है कहाँ जा रहा है। आप देखिए सबसे ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी हार्ट से जो ब्लड जा रहा है विद इन द पल्मोनरी, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन में 9% ऑफ द टोटल ब्लड जाता है, ठीक, एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उस वक्त जो ब्लड के अंदर होता है 7% ऑफ द ब्लड जो है ना वो हार्ट के अंदर होता है। रेस्ट इज प्रेजेंट इन द होल सिस्टमिक सर्कुलेशन जिसमें कि 84% ऑफ द ब्लड आता है। सो मेन चंक ऑफ ब्लड दैट सर्कुलेट्स इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन 7% हार्ट में और 9% पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। अब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम क्रॉस सेक्शन उनका काटे सारी वेसल्स का, उनको सारा एक साइड लगा के, तो जो एओर्टा जो टोटल एरिया ऑक्यूपाई करती है हमारी बॉडी में वो 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्मॉल आर्टरीज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया ऑक्यूपाई करती है, आर्टेरियोल्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और कैपिलरीज जो होती है 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है ना वो ऑक्यूपाई करती हैं विद इन द सर्कुलेशन विद इन द बॉडी। और वेन्यूज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्मॉल वेन्स 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लार्ज वेन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप देखिए कि ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा कैपिलरीज में है और उसके बाद वेनस चैनल्स हैं उनमें है और फिर उसके बाद आर्टेरियल चैनल्स में का एरिया जो है ना वो दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय दीज चैनल्स, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि इसमें जो है दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स कितना प्रेशर है। आप साइड पे देखिए वाई एक्सिस पे प्रेशर है विद इन द मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के। ब्लड जो है ना जब वाइल फ्लोइंग इन दीज सेक्शंस तो उनका प्रेशर कितने प्रेशर के साथ वो ब्लड फ्लो करता है। आप देखिए कि सबसे पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है कि इधर लेफ्ट साइड से निकला एओर्टा से 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी के लेवल से, वहाँ से फिर होते 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 नीचे वो जब आ जाता है यहाँ पर नीचे दैट कम्स इन द, जब वेन्स के लेवल पर आता है एंड एंटरिंग इनटू द राइट एट्रियम तो वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। हमने देखा पहले भी कि राइट एट्रियल प्रेशर जो होता है ना वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जब वो थ्रू विद द पल्मोनरी आर्टरी जाता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल तो थोड़ा सा 2 to 5 मिलीमीटर इसका प्रेशर होता है और यहाँ से फिर ये आगे फर्दर मूव करता है। सो ये है दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि डिफरेंट एरियाज में है, वहाँ पर ब्लड जो है कितने प्रेशर पे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। बेसिक थियरी ऑफ द सर्कुलेटरी फंक्शन। The rate of the blood to each tissue of the body is almost always precisely controlled in relation to the tissue need। कि जितना टिश्यू नीड ज़्यादा होगा
और उतना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा। दूसरे ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम से भी होता है और दूसरे हार्मोनल कंट्रोल में भी होता है, जो सर्कुलेटरी फंक्शन होता है। ठीक है, सो 3 चीज़ें जो है ना सर्कुलेशन को मेनली कंट्रोल कर रही हैं। एक तो मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द टिश्यू, दूसरा नर्वस सिस्टम, तीसरा हार्मोनल कंट्रोल। तो नर्वस जो होता है ना वो थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से आता है, जिसमें सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आते हैं। कार्डिक आउटपुट जो है ना वो मेनली कंट्रोल बाय सम ऑफ ऑल द लोकल टिश्यू फ्लोज, जितना भी होता है उससे कार्डिक आउटपुट जो है ना वो कंट्रोल हो रही थी। इट रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली टू चेंज इन द वीनस रिटर्न। ज़ाहिर है ये पहले भी मैंने बताया कि जितना वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा उतनी कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा। सो मेनली जो कार्डिक आउटपुट कंट्रोल होता है दैट इज थ्रू वीनस रिटर्न। उसकी इन जनरल द आर्टीरियल प्रेशर इज कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ आइदर लोकल ब्लड फ्लो कंट्रोल और कार्डिक आउटपुट। आर्टीरियल ब्लड फ्लो जो है ना वो मेनली जो है ना लोकल और या दूसरे से नहीं होता, बल्कि वो मेनली कंट्रोल होता है थ्रू द बेरो रिसेप्टर मैकेनिज्म। ठीक है, बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, जो कि आप इसमें ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में बेरो रिसेप्टर्स इन डिटेल पढ़ेंगे। तो बेरो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि चेंज इन द प्रेशर विद इन द वेसल्स, उससे वो अफेक्ट होता है और वो एक्साइट होते हैं या स्टिमुलस आता है उनमें, और अकॉर्डिंगली फिर वो उसको कंट्रोल करते हैं। इमीडिएटली बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्सेस से वो कंट्रोल होता है ब्लड फ्लो, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे वो किडनी के थ्रू कंट्रोल होता है। सो ये दोनों चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3 मेन फैक्टर्स होते हैं, एक तो प्रेशर, एक फ्लो, एक रेजिस्टेंस। ये जब भी हम ब्लड फ्लो पढ़ेंगे ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रेशर कितना है विद इन द वेसल, दूसरे फ्लो किस टाइप का है, और तीसरी रेजिस्टेंस कितनी है उसमें विद इन द वेसल। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू अ वेसल इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द ब्लड बिटवीन टू एंड्स ऑफ द वेसल, यानी कि जितना दोनों एंड्स पे प्रेशर डिफरेंस होगा। अगर तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा, एक तरफ ज़्यादा है एक तरफ कम है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम ज़्यादा से कम की तरफ ब्लड ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। ठीक है, that is the pressure gradient along the vessel which is the force that pushes the blood through the vessel। दूसरा कहते हैं impediment। impediment होता है कि कोई रुकावट आ जाए, कोई रेजिस्टेंस आ जाए। तो विद इन द वेसल जो उसकी एंडोथेलियल लाइनिंग है या कोई और स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से जितने रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो विद इन द वेसल है वो भी डिटरमिन करती है कि कितना ब्लड फ्लो करेगा। सो ब्लड फ्लो विद इन द वेसल डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे और रेजिस्टेंस पर। अब रेजिस्टेंस जो होती है ना, ये वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है एंड इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू फ्लो। दिस मस्ट बी ओवरकम टू पुश द, यानी ये रेजिस्टेंस को इतना जो है ना फ्लो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस को ओवरकम करे ताकि ब्लड स्मूथली वहाँ से पास ऑन हो जाए। ठीक है, नाउ दिस डायग्राम शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर फ्लो एंड रेजिस्टेंस। आप देखिए इसमें एक वेसल दिखाई है और रेड जो है ना वो ब्लड फ्लो है, पिंक जो है ना वेसल है। P1 है प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ द वेसल, P2 है प्रेशर एट द एंड ऑफ द वेसल। इन दोनों का डिफरेंस है प्रेशर ग्रेडियंट है, यानी P1 पे ज़्यादा है P2 पे कम है। तो फ्रॉम हायर प्रेशर टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर ब्लड फ्लो कर रहा है। दूसरे अंदर जितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है उसके अकॉर्डिंगली ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो स्लो हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, तेज। द फॉर्मूला गिवन बिलो इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ये हम आगे करते हैं। F इज इक्वल टू डेल्टा पी। इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर फ्लो एंड रेजिस्टेंस। अगर P1 रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एट द ओरिजिन ऑफ द वेसल, P2 है जो वो एट द एंड ऑफ द वेसल। रेजिस्टेंस होती है ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोइंग ब्लड एंड द इंट्रावेस्कुलर एंडोथेलियम। जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वेसल की, उसकी और ब्लड के दरमियान में जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है दैट इज वो रेजिस्टेंस डिटरमिन करती है कि कितना ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, द फ्लो थ्रू द वेसल इज कैलकुलेटेड बाय ओम्स लॉ। हम ये ओम्स लॉ अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें F क्या है, दैट इज द ब्लड फ्लो, डेल्टा P है प्रेशर ग्रेडियंट है अक्रॉस द वेसल, और R इज द रेजिस्टेंस। तो फार्मूला स्टेट दिस फार्मूला स्टेट्स दैट द ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस, कि जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी ब्लड फ्लो तेज होगा, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना फ्लो कम होगा, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना फ्लो ज़्यादा होगा। सो दिस डायग्राम, दिस फार्मूला determines that the blood flow is directly proportional to the pressure gradient and inversely proportional to the resistance. The quantity of the blood flow होता है the quantity of blood that passes a given point in circulation in given period of time। कि जितनी quantity of blood एक specific point पे at within a specific period of time flow करती है, उस quantity को हम कहते हैं blood flow और rate of blood flow। ठीक है, ये इसको मिलीलीटर पर मिनट या लीटर्स पर मिनट में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मली कितना होता है 500 मिलीलीटर पर मिनट, की किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे 500 मिलीलीटर ब्लड पर मिनट सर्कुलेट करता है। ठीक है, विच इज़ द कार्डिक आउटपुट।
मेथड, डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो। उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर्स होते हैं और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक होते हैं कि हम उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं वेसल्स की दोनों साइड्स पे, और उसको जो है ना हम वोल्ट मीटर से अटैच करते हैं और उस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस कैन रिकॉर्ड द चेंज इन द ब्लड फ्लो इन लेस देन 1/100th ऑफ अ सेकंड। इतना ये प्रिसाइजली, इतना वो सोफिस्टिकेटेड है। दूसरे होते हैं अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर। उसमें क्या करते हैं हम थ्रू साउंड वेव्स हम उसको करते हैं कि डिटरमिन करते हैं। अल्ट्रासाउंड में साउंड वेव्स यूज होती है, ठीक है। फ्लो जो है ना रिकॉर्डेड बाय द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जितना वो स्ट्राइक करके दे कम बैक। हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है ना दैट इज इंटरमीडिएटली कट ऑफ एंड सप्लाई, बार बार उनको देते हैं, तो जो वेव्स जाती हैं उसको टच करती हैं टिश्यू को, ऑर्गन को, ये ब्लड को, एंड दे कम बैक, दे रिसीव बैक इनटू द ऊपर क्रिस्टल्स लगे होते हैं, ठीक है। उन क्रिस्टल्स के ऊपर जिस वेव से आके वापस जिस फोर्स से आके टकराती हैं, वो जो उसकी जो है स्ट्राइक करने का रेट है दैट इज एम्पलीफाइड विद द अल्ट्रासोनिक एपरेटस। तो उससे हम ये डिटरमिन कर लेते हैं। आपको नाम याद हो जाए बस इतना काफ़ी कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लोमीटर होता है, उससे हम रिकॉर्ड करते हैं ब्लड फ्लो को, और दूसरा अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर्स होते हैं, इनसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नाउ these are the different types of the blood flow। ऊपर देखिए स्टेडी है, कोई फ्लो नहीं है, और फ्लो में 2 टाइप के हैं। ऊपर बी जो है इसमें देखिए कि स्मूथली सीधा जा रहा है, दिस इज लेमिनार ब्लड फ्लो, स्ट्रीमलाइन या लेमिनार ब्लड फ्लो। नीचे जो देखिए हैप्पैज़ार्ड है, और दिस इज टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ये जिसमें या हम ज़बान में जिसको कहते हैं इर्ताश, दैट इज, ठीक है। लेमिनार और स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो इन द लेमिनार स्ट्रीमलाइन लेयर्स की फॉर्म में होता है। देखिए इसमें बी देखिए ये लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। जो थिन लेयर ऑफ द ब्लड जो डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद द वेसल वॉल होती है वो ऑलमोस्ट स्टेडी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो थोड़ी सी उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा होती है। फिर जो और टुवर्ड सेंटर होती है उसकी ज़्यादा होती है। सेंटर मोस्ट होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये आप देखिए डायग्राम में कि जो सेंटर वाली है वो एरो सबसे आगे है, तो उसमें सबसे कम रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड हो रही है, तो उसका फ्लो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देयर इज़ नो नॉइज इन दिस टाइप ऑफ ब्लड फ्लो एंड नॉर्मली इन ऑलमोस्ट ऑल ब्लड वेसल्स। इस सब में अमूमन ऐसा ही होता है, विद फ्यू एक्सेप्शंस जिनमें टर्बुलेंट ब्लड फ्लो होता है। देयर में भी सम टर्बुलेंस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, वहाँ हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो है ना फर्दर आगे स्मूथ चलता है, ठीक है। टर्बुलेंस, द ब्लड फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शन। इसमें क्या होता है कि वो एक जगह टकराया है ब्लड, देखिए जब तक कि कोई रुकावट नहीं आएगी ब्लड आराम से फ्लो करता है, या कोई भी वाटर, कोई भी फ्लोइंग मटेरियल जो है ना लिक्विड, वो आराम से फ्लो करता रहता है, अनलेस इट्स पैसेज इज इंटरप्टेड और ब्लॉक्ड बाय सम स्ट्रक्चर, ठीक है। जब तक कि आगे वो किसी चीज़ से टकराएगा नहीं वो स्मूथ होता जाएगा, ठीक है। सो ये अमूमन उनमें होता है कि जिसमें फ्लो जो होता है ना बहुत तेज़ होता है, इसलिए जब ज़रा सा भी कोई बीच में उनके रुकावट आती है या कोई स्ट्रक्चर आ जाता है तो वो एकदम से वहाँ उसका फ्लो जो होता है ना हैप्पैज़ार्ड हो जाता है, उसमें टर्बुलेंस आ जाती है, ठीक है। इट इज़ अकम्पनीड बाय नॉइज़ और साउंड। एक तो वैसे ही उसका फ्लो रेट ज़्यादा होता है, दूसरे वो टकरा जाता है, उससे भी जब टर्बुलेंस होती है तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन या कोई वेसल आई उस पर शार्प टर्न आ गया, तो भी अगर वो तेज़ी से ब्लड फ्लो कर रहा है और एकदम से टर्न आ गया तो वहाँ भी टर्बुलेंस हो जाती है। अगर कोई रफ सरफेस आ गई है विद इन द सर्कुलेशन विद इन पैसेज तो तब भी टर्बुलेंस हो जाती है, ठीक है। दिस इज डिसऑर्डरली क्रॉस वाइज एंड अलोंग द वेसल वॉल। किस टाइप ऑफ जो फ्लो होता है उसको हम कहते हैं डिसऑर्डरली क्रॉस वाइज एंड अलोंग द वेसल वॉल एज वेल। इसमें वर्ल्ड्स बनती हैं, जो जैसे आपने देखा है ना वर्लपूल्स वगैरह बनती हैं, जैसे सर्कल्स बन जाते हैं, ठीक है, एडी करंट्स बनते हैं, एंड दे इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जितने ज़्यादा ही बनते हैं वो उतने ज़्यादा वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, और एक तो ये कि जो उसकी स्पीड होती है फ्लो ऑफ ब्लड की वो नहीं रहती है, और दूसरे हैप्पैज़ार्ड जो है यहाँ पे फ्लो हो जाता है ब्लड का, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। टर्बुलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्बुलेंस जो है ना उसको हम डिफरेंट तरीक़ों से मेजर करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है दैट इज कॉल्ड द रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर, REYNOLD apostrophe S number, this is the measure of tendency for turbulence to occur. Reynolds number is the measure of tendency for turbulence to occur, यानी कितनी टेंडेंसी है टर्बुलेंस होने की, उसको जो हम मेजर करके जो नंबर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। टेंडेंसी, इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी फॉर द टर्बुलेंस टू अकर, उसको रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। और फॉर्मूला इसका है RE फॉर स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड्स नंबर,
इज इक्वल टू वी डी पी बाय ईटा, जिसमें कि वी इज द मीन वेलोसिटी ऑफ द ब्लड पर, कि कितनी स्पीड पे फ्लो कर रहा है ब्लड। दूसरा डी इज द वेसल डायमीटर, वो कितना डायमीटर है ब्लड का, लार्जर है कि स्मॉलर है, ठीक है। डेंसिटी कितनी है ब्लड की, ठीक, और विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है। दीज आर ऑल फैक्टर्स जो कि उनको हम कैलकुलेट करते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला। अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमारे पास 200 to 400 के दरमियान में आता है तो टर्बुलेंस जो है ना सिर्फ जो ब्रांचिंग ऑफ द वेसल है वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत होती है, अदरवाइज ये स्मूथ जो वेसल होता है फ्लो स्मूथ हो जाता है। 200 to 400 तक की टर्बुलेंस सिर्फ जो है जहाँ पे थोड़े से टर्न्स वगैरह आए हैं वहाँ पर होती है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर मोर देन 2000 आ जाता है हमारा कैलकुलेट करके, तो उसका मतलब यह है कि टर्बुलेंस इज प्रेजेंट इवन इन द स्ट्रेट वेसल्स। 200 to 400 के स्ट्रेट वेसल्स में नहीं होता, सिर्फ टर्न्स पर होता है। जबकि अगर 2000 आ जाता है तो उसका मतलब यह है कि जो स्ट्रेट वेसल्स हैं उनमें भी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। कंडीशंस व्हिच फेवर द टर्बुलेंस इन लार्ज आर्टरीज व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इन थाउजेंड्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि हाई विस्कोसिटी ऑफ ब्लड हो, ठीक है, पल्सेटाइल नेचर ऑफ फ्लो हो, कि पल्सेस की फॉर्म में आ रहा है, स्मूथ नहीं आ रहा है, ठीक है। सडन चेंज इन द वेसल डायमीटर, के एकदम से बड़ी से छोटी या छोटी से बड़ी वेसल में जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। रेनॉल्ड नंबर इज अगर मोर देन 3000 हो तो फ्लो टर्बुलेंस होता है, और ये यूजुअली हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा फास्ट सर्कुलेशन होती है, और वो यूजुअली होता है हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है। जब थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवरली एक्टिव होता है, हाइपर थायराइडिज्म, तो उस केस में रेनॉल्ड नंबर जो है वो 3000 से ज़्यादा आता है। When the diameter increases, जब भी इंक्रीज करेगा तो टर्बुलेंस इंक्रीज करती है, ऑब्वियसली चेंज इन द फ्लो आ जाता है, ठीक है। When the blood flow through the स्टीनोज वेल्व, स्टीनोज यानी कि जब एक बहुत ही कम खुला हुआ या कंस्ट्रिक्टेड वेल्व होता है, जब ब्लड को पास करता है, जस्ट बियॉन्ड द स्टीनोज वेल्व द डायमीटर इंक्रीजेस कॉजिंग टर्बुलेंस। जब स्टीनोज वेल्व में से ब्लड निकलता है और आगे वेसल जो होती है ना थोड़ी खुली होती है, तो वहाँ पर जो है ना ब्लड जब छोटे नैरो पैसेज में से जाके खुले पैसेज में जाता है तो वहाँ पर एकदम से टर्बुलेंस हो जाती है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, जब हम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन अदर फैक्टर, कि हम पहले जो है ना उसको कफ लगाते हैं, उसको हम इन्फ्लेट करते हैं, यानी ब्लड फ्लो हम वहाँ हम रोक देते हैं। उसके बाद हम उसको डिफ्लेट करते हैं, ब्लड को स्टार्ट करवाते हैं। उस पहले ब्लड रुकने से फिर बाद में फ्लो जो है ना वो खुलने से होता ये है कि जो एकदम से जो ब्लड गशेस इनटू द वेसल्स, तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पे वो टर्बुलेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उनको और जो साउंड उससे प्रोड्यूस होती है उनको हम कहते हैं क्रोटकॉफ साउंड्स, ठीक है। अनीमिया में विस्कोसिटी कम होती है ब्लड की, तो विस्कोसिटी कम होने से होता ये है कि फ्लो समटाइम ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो उसमें भी टर्बुलेंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स जिसमें टर्बुलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी अगर डायमीटर एकदम इंक्रीज कर जाए तो स्टीनोज वेसल में से एकदम से लार्जर वेसल, स्टीनोज वेल्व में से लार्जर वेसल में जाएगा तो टर्बुलेंस हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर के लिए जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी एक टर्बुलेंस की एग्जाम्पल है। और एनीमिया में चूँकि विस्कोसिटी कम होती है, फ्लो बहुत तेज़ होता है, तो उसको भी तब भी टर्बुलेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Blood pressure is the pressure exerted by circulating blood upon the walls of the blood vessels or the force exerted by the blood again. यानी blood pressure वो होता है this is the force exerted by the blood on the walls of the vessels or the lateral pressure of the blood on the walls of the vessels, ठीक। It is measured in millimeters of mercury या centimeters of water, ठीक। 1 millimeters of mercury कितना होता है कि 1.36 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ये आपने याद रखना है, समटाइम्स या उसमें आ जाता है एमसीक्यूज में कि 1 millimeters of mercury how much is it equal to within centimeter of water, तो 1.36 centimeter of water is equal to 1 millimeters of mercury pressure, ठीक है। as the specific gravity of mercury is 13.6 times than that of water, ज़ाहिर है हम स्टैंडर्ड जो विस्कोसिटी लेते हैं वो वाटर की लेते हैं और उसके रेफरेंस से हम दूसरे जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनकी हम विस्कोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक। रेजिस्टेंस इज द इम्पीडेंस ऑफ द ब्लड फ्लो इन द वेसल, जितनी रुकावट है ब्लड वेसल किसी भी तरह की उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इम्पीडेंस within the blood vessel is called resistance. Impedance within the vessel is called resistance. ये याद रखिए। If the pressure gradient of the blood in the vessel is 1 millimeters of mercury, अगर प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा पी जो है ना 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आ जाए बिटवीन 2 पॉइंट्स और ब्लड फ्लो जो है ना वो 1 मीटर्स पर सेकेंड, एफ जो है 1 हो, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, आर इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है ना वो 1 आ जाती है और इसको हम
डिटरमिन जिसका यूनिट है इसको हम कहते हैं PRU, पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट, 1 PRU होता है, ठीक है। अगर प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द सिस्टमिक आर्टरीज टू द सिस्टमिक वेन्स इज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज 100 मिलीलीटर पर सेकंड, यानी आर्टरीज और वेन्स के दरमियान में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी आ रहा है और रेट ऑफ ब्लड फ्लो भी 100 है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर एफ, तो ये 100/100, ये भी 1 प्रेशर पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट होता है, ठीक है। P1 PRU इसकी वैल्यू होती है। तीसरा हम इसको रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस व्हेन द ब्लड वेसल इज कंस्ट्रिक्टेड, तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होती है ना वो 4 PRU तक हो सकती है, और अगर वेसल्स डायरेक्ट हो तो ये कम होकर 0.2 PRU तक हो सकती है, ठीक है। तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैन वेरी बिटवीन 0.2 PRU एंड 4 PRU। कंडक्टेंस ऑफ ब्लड इन अ वेसल एंड इट्स रिलेशन टू रेजिस्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होती है? Conductance is the measure of the blood flow through a vessel for a given pressure difference and is expressed in milliliter per second per millimeters of mercury or liters per second per millimeters of mercury. It is reciprocal of resistance, ठीक है। कंडक्टेंस जो होती है ना वो मेजर होती है कि कितने स्पीड पे ब्लड जो है ना वो फ्लो कर रहा है विद इन अ वेसल फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मिलीलीटर्स पर सेकंड पर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी या लीटर्स पर सेकंड पर मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में, ठीक है। और कंडक्टेंस जो है ना उसको हम कहते हैं दिस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 ओवर रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकली रिलेटेड होती है। स्लाइट चेंज इन डायमीटर ऑफ द वेसल कैन चेंज कंडक्टेंस ट्रेमेंडसली, यानी रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए स्लाइटली भी और या एज द डायमीटर हम बढ़ा दें और रेजिस्टेंस आगे कम हो जाए तो कंडक्टेंस जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड होने के बाद मल्टीप्लाई हो जाती है और बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। ये देखिए कंडक्टेंस जो है ना उसका रिलेशन ये बनता है कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स द डायमीटर तक वो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाती है। ऊपर आप ये 3 वेसल्स देखिए, इसमें एक वेसल है उसका डायमीटर है 1, ठीक है। दूसरी वेसल है उसका डायमीटर है 2 सपोज सेंटीमीटर देख लेते हैं, ठीक है। तीसरी है उसका डायमीटर है 4। ब्लड फ्लो जो है ना उसकी स्पीड वही है, कांस्टेंट है। ये साइड पे देखिए वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन जब ये 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी पास ऑन होता है फ्रॉम अ वेसल ऑफ डायमीटर जिसका 1 सेंटीमीटर है तो इसकी आगे फ्लो बनता है 1 मिलीलीटर पर मिनट पे आ जाता है, ठीक है। अगर यही 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर के साथ ये ब्लड फ्लो करता है विद अ वेसल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसका जो ब्लड फ्लो होता है दैट इज 16 मिलीलीटर पर मिनट तक उस स्पीड पे फ्लो करता है। उसी प्रेशर पे अगर ये ब्लड फ्लो कर रहा है इन अ वेसल ऑफ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर, तो ब्लड फ्लो जो फ्लो करेगा वो 256 मिलीलीटर पर मिनट, यानी इतने टाइम्स इंक्रीज कर गया। आप ये देखिए अगर डायमीटर 1 से 4 पे चला जाता है तो स्पीड जो है ना ब्लड फ्लो की वो 1 से 256 टाइम्स इंक्रीज कर गई है, ठीक है। नीचे जो वेसल है आप देखिए, ये जो लार्जर वेसल है उसमें कितनी लेयर्स बनती है, स्मॉल जो है ना वो कम है लेयर्स, ठीक है। उसमें तो जितनी कम लेयर्स हैं उतनी ज़्यादा वो वॉल के साथ जो है ना वो क्लोज हैं। वॉल के साथ जो क्लोज होती हैं उनकी स्पीड ऑब्वियसली कम होती है। लार्जर वेसल है उसमें जो वॉल्स के साथ जो है उनकी स्पीड कम होगी, लेकिन जो दरमियान वाली है उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई जो डायमीटर है उससे बहुत फर्क पड़ता है कंडक्टेंस को, इट इज प्रोपोर्शनल टू द 4 टाइम्स द डायमीटर, ठीक है। इसमें ऊपर मैंने आपको बता दिया कि 3 वेसल्स दिखाई हैं जिसमें के फ्लो जिस तरह से 250 टाइम्स इंक्रीज कर गया है अगर डायमीटर ऑफ द वेसल जो है वो 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। अब पॉइसलेस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको एग्जाम में भी आ जाता है और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, इसका फॉर्मूला भी आ जाता है और इसकी सिग्निफिकेंस भी आती है क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, नीचे जो डायग्राम हमने देखी है जिसमें एक छोटी वेसल दिखाई है और एक बड़ी वेसल, ये देखिए साइड पे स्मॉल वेसल एंड द लार्ज वेसल। स्मॉल वेसल में एक लेयर बनी हुई है व्हिच इज इन डायरेक्टली कांटेक्ट विद द वेसल वॉल। जो लार्जर वेसल है उसमें डिफरेंट लेयर्स हैं और सिर्फ बाहर आउटर मोस्ट जो है ना वेसल वॉल के साथ जो है ना वो रिलेटेड है और या अटैच है। दूसरे अंदर वाली जो है लेयर्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। सो उनकी स्पीड ज़्यादा है। और पॉइसलेस लॉ जो है ना वो ये दिखाता है कि द लोअर डायग्राम इन द प्रीवियस स्लाइड शोज अ लार्ज वेसल विद लेमिनर फ्लो शोन बाय द कंसेंट्रिक सर्कल्स, उसके सर्कल्स आप देख लीजिए। ब्लड फ्लो is slowest in the outer layer and fastest in the center. By integrating the velocities of all the concentric
rings of the flowing blood and multiply them by the areas of the ring. One can derive the following formula known as Poiseuille's law. यानी हम अगर उन जो कंसेंट्रिक रिंग्स जो है ना उनमें हम देख लें कि हर एक में ब्लड फ्लो कितना है और उनको मल्टीप्लाई करते हैं विद द एरिया ऑफ द रिंग के वो कितने एरिया पर है यानी उसका डायमीटर कितना है और उसका फ्लो कितना है। ठीक है, हर रिंग को अलग अलग हम कैलकुलेट कर लें तो एक फार्मूला में के जरिए हम उसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लो को विच इज डिटरमिन्ड बाय पॉइसलेस लॉ। उसमें है पॉइसलेस लॉ है कि एफ इज इक्वल टू पाई डेल्टा पी रेडियस रेज टू पावर 4 8 ईटा एल। अब इसमें ये सब चीज़ें हैं क्या? एफ जो है ना ब्लड फ्लो रेट है, डेल्टा पी इज प्रेशर ग्रेडियंट, आर इज द रेडियस ऑफ द वेसल। आप देखिए आर जो है ना 4 टाइम्स, ठीक है, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस है, एल जो है लेंथ ऑफ द वेसल है एंड is the viscosity of vessel. वो ज़ाहिर है वो inversely होती है. It is evident that the rate of blood flow is proportional to fourth part of radius of vessel. ठीक है, blood is proportional to the fourth part of radius of the vessel. यानी अगर radius जो है ना 4 times कर दिया जाए तो अगर रेडियस जो है 1 से 4 टाइम्स कर दिया जाए तो ब्लड फ्लो जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होके वो 256 टाइम्स इंक्रीज कर देता है जो हमने प्रीवियस। ठीक है, maximum resistance is offered by the arterioles which have a diameter of 4 micrometer to 25 micrometer, so they can change their diameter up to 4 times. So fourth bar law makes it possible for the arterioles to increase the blood flow to this. होता क्या है जो हमने पहले पढ़ा है कि अगर हम 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक चली जाएगी तो 256 टाइम्स ब्लड को इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये जो है ना फॉर्मूला दैट होल्ड्स गुड फॉर द आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स जो है ना वो फुली जो है ना ओबे करती हैं पॉइसलेस लॉ को, क्योंकि उनमें जो है टेंडेंसी होती है कि वो अपना डायमीटर 4 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर तक बढ़ा सकती हैं, यानी 4 टाइम्स कर सकती हैं अपना। ठीक है, 4 to 6 टाइम्स। होता क्या है कि अगर जब वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो उसमें से फ्लो कम होता है, लेकिन जब वो डेट हुई है तो फ्लो जो है उसमें से 250 फोल्ड्स इंक्रीज कर सकता है क्योंकि डायमीटर इंक्रीज कर जाता है। सो पल्स फ्लो की सिग्निफिकेंस ये है। आर्टेरियोस या मेटा आर्टेरियोस होती हैं वो दे ओबे द पल्स लॉ, और पल्स लॉ जो है ना दैट होल्ड्स गुड फॉर द फोर्थ, इसको कहते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ द रेडियस। ठीक है, सो इट इज 4 टाइम्स, सो फोर्थ पार्ट ऑफ लॉ वो जो है ना दैट होल्ड्स गुड फॉर आर्टेरियोल्स। ना हम ब्लड फ्लो को इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह स्टडी करते हैं, जिस तरह हम सर्किट जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पैरेलल होते हैं और सीरीज में होते हैं। इसी तरह अगर ब्लड फ्लो सीरीज में है तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी, और ब्लड फ्लो अगर पैरेलल सर्किट की फॉर्म में तो उसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी। रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इन सीरीज जो कि मेनली ज़्यादातर वेसल्स में वो सीरीज में ही जो है ना वो सब्सिक्वेंटली फ्लो करता है कि एक जो है ना वेसल दूसरी से अटैच हुई हुई है इन अ सीरीज। ठीक है, उसमें हम रेजिस्टेंस किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि R इज इक्वल टू R1 R2 R3 एंड सो फोर्थ। So total peripheral resistance is sum of the resistance in all the vessels. ठीक है, सारी वेसल में जितने रेजिस्टेंस है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस उतनी आ जाती है। इन पैरेलल सर्किट क्या करते हैं, विच आर फॉर्म ड्यू टू द ब्रांचिंग ऑफ द वेसल, ब्रांचिंग हो जाती है। द पैरेलल अरेंजमेंट परमिट्स ईच टिश्यू टू रेगुलेट इट्स ओन ब्लड फ्लो इंडिपेंडेंटली ऑफ द फ्लो ऑफ द अदर टिश्यू। ठीक है, अब अगर ब्लड फ्लो का ये जो वेसल्स का अरेंजमेंट जो है ना वो पैरेलल की फॉर्म में आ जाए तो होता ये है कि एक से डिवाइड होकर काफ़ी सारी ब्रांचेस बन गई, ब्लड फ्लो हर एक में फ्लो कर रहा है ब्लड। ठीक है, और the blood flow in one vessel is independent of the blood flow in the other vessel। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू द टिश्यू रिक्वायरमेंट हर एक में रेजिस्टेंस और फ्लो फर्क होता है। ये देखिए इसमें जो है ना ऊपर सीरीज में दिखाया है और नीचे पैरेलल अरेंजमेंट में कैसे होता है। ठीक है, फॉर पैरेलल अरेंजमेंट टोटल रेजिस्टेंस हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4 and so on. So total resistance is far less than found by the series arrangement। ठीक है, इसमें 1/R से 1 उसको हम करते हैं रेसिप्रोकली, तो इसका मतलब ये है कि ये इसमें जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, पैरेलल करंट्स होते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द सीरीज अरेंजमेंट ऑफ द वेसल्स। ठीक है, मैनी पैरेलल ब्लड वेसल्स मेक इट ईजियर फॉर द ब्लड टू फ्लो थ्रू
as each parallel vessel provide an other pathway for conductance for the blood flow. Total conductance for the blood flow in the parallel vessels is sum of the conductance of each pathway. ठीक है, यानी अगर हर पैरेलल अरेंजमेंट में हर वेसल का अपना ब्लड फ्लो है, अपनी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टेंस भी तो फर्क है हर एक से। एक सर्किट में जो है ना हम करते हैं कि जो कंडक्टेंस है टोटल जो एक सर्किट की, दैट इज सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी ब्लड वेसल। ठीक है, तो टोटल कंडक्टेंस होती है C1 C2 C3। इट इज फाउंड, और ये पैरेलल टाइप ऑफ जो अरेंजमेंट होता है वो ब्रेन में होता है, किडनी में होता है, GIT में होता है, स्किन में, मसल में और कॉर्नरी वेसल्स में। ये इसलिए होता है कि इन एरियाज को ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है, और वो चूँकि ये पैरेलल अरेंजमेंट होता है, ये ऑल्टरनेट ब्लड जो होते हैं ना सर्किट्स, वो प्रोवाइड करता है, ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करता है फॉर द ब्लड फ्लो टू गो। ठीक है, सीरीज में होता है जिसमें जब सबको ऐड कर लेते हैं। जो पैरेलल होते हैं उसमें हम 1/R1 R2 R3 करके हम कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस को, और वो दैट इज फार लेस देन इन द सीरीज अरेंजमेंट। दूसरे जो पैरेलल होते हैं ये ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द ब्लड फ्लो। इनका हर एक वेसल जो है ना वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ब्लड फ्लो है, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट कंडक्टेंस है। अगर हम पूरे पैरेलल सर्किट का हम कंडक्टेंस लेते हैं तो दैट इज सम ऑफ द कंडक्टेंस इन ऑल द वेसल्स। T इज इक्वल टू T1 C2 C3 एंड C4 का सम जो होता है। ठीक है, ये मेनली प्रेजेंट होता है इन ब्रेन, किडनी, GIT, स्किन, मसल्स एंड कॉर्नरी वेसल्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ द हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट यानी विस्कोसिटी कितनी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लड सेल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी जो है ना उसका कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता है उस पर ब्लड फ्लो पे, लेकिन क्योंकि ये इट इज कंपनसेटेड बाय द लोकल या नर्वस कंट्रोल। ऑटो रेगुलेशन द एबिलिटी ऑफ ईच टिश्यू टू एडजस्ट इट्स वेस्कुलर रेजिस्टेंस टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड फ्लो ड्यूरिंग चेंज इन द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कोई डायरेक्टली चेंज नहीं होता है। हाँ, विस्कोसिटी जो है ना, अगर ज़्यादा विस्कस होगा ब्लड, ज़्यादा आरबीसीज होंगे जैसे कि पॉलीसाइथीमिया वगैरह हो, तो फिर ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और अगर एनीमिया वगैरह हो तो ब्लड सेल्स कम होते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, तेज। ब्लड फ्लो इज डिक्रीज्ड, अब ये क्या है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना ब्लड फ्लो डिक्रीज कर देती है। हार्मोन्स जो होते हैं ना जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है, एंजियोटेंसिन 2 है, वेसोप्रेसिन है, एंडोथिलीन है, ये सारे ये वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज इन द पैसिव वेस्कुलर बेड्स विद राइज इन द ब्लड प्रेशर एज इट डिस्टेंड द ब्लड वेसल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समटाइम्स पैसिव जो वेस्कुलर बेड्स होते हैं उनमें जो है ना ब्लड प्रेशर अगर चेंज हो जाए, इंक्रीज कर जाए, तो समटाइम्स वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाता है या रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। इफ प्रेशर फॉल्स बिलो क्रिटिकल लेवल द कंडीशन इज कॉल्ड क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर। अगर किसी ब्लड प्रेशर जगह पे ब्लड प्रेशर जो है ना वो क्रिटिकल लेवल से कम हो जाए, फॉल कर जाए, और वहाँ पर जो है ना कोई रेजिस्टेंस नहीं रहती ब्लड फ्लो को, तो उसको हम क्रिटिकल क्लोजिंग प्रेशर कह देते हैं, क्योंकि दैट ऑल्सो कैन हैम्पर द लाइफ, और कैन उसको लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ना वेस्कुलर डिस्टेंसिबिलिटी की कितनी वेसल जो है ना वो डिस्टेंड हो सकती हैं। ठीक है, और ये जो है ना सारी आर्टरीज जो होती हैं ना वो पल्सेटाइल चूँकि हार्ट आउटपुट को करती हैं अकोमोडेट, तो मोस्ट डिस्टेंसिबल जो ये भी डिस्टेंड होती हैं, लेकिन जो मोस्ट डिस्टेंसिबल वेसल्स होती हैं वो वेन्स होती हैं। With slight increase in the venous pressure, the veins can accommodate 0.5 to 1 liter or more blood. ठीक है, expressed as functional increase in the volume of each millimeters of mercury rise in pressure. Vascular distensibility is equal to increase in volume divided by increase in pressure into original volume. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जिससे डिस्टेंसिबिलिटी का हाउ मच द वेसल कैन डिस्टेंड, उसमें हम उसको कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज इन द वॉल्यूम से और इंक्रीज इन द प्रेशर एट द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। वेस्कुलर डिस्टेंसिटी अगर जो है ना अगर 10 मिलीलीटर ब्लड फ्लो है, ठीक है, और 1 मिलीमीटर मर्क्यूरी राइज इन प्रेशर आया, तो डिस्टेंसिबिलिटी जो होती है ना 1/1 × 10 या 0.1 हो जाती है। वेन्स जो होती है ना 8 टाइम्स मोर डिस्टेंसिबल होती हैं देन द आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरीज 6 टाइम्स मोर डिस्टेंसिबल होती हैं देन द कैपिलरीज। अब वेस्कुलर कंप्लाइंस के कितने ज़्यादा वो कैपेसिटी कितनी हो सकती है किसी वेसल की। द वेन्स होते हैं दे आर मोर कंप्लाइंट, दे आर मोर कैपेसिटेंस, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स। वेस्कुलर कंप्लाइंस जो होती है ना उसको हम कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम डिवाइड बाई इंक्रीज द प्रेशर। ठीक है, डायरेक्ट कंप्लाइंस और डिस्टेंसिबिलिटी ये होती है, कंप्लाइंस इज इक्वल टू डिस्टेंसिबिलिटी टाइम्स द वॉल्यूम, कि जितना वॉल्यूम है उतनी ही डिस्टेंसिबिलिटी है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो उसकी कंप्लाइंस होती है वेसल की। ठीक है, कंप्लाइंस ऑफ द सिस्टमिक वेसल्स वेन इज 24 टाइम्स देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्टरी। सिस्टमिक वेन की कंप्लाइंस 24 टाइम्स देन होती है देन द सिस्टमिक आर्टरीज। ठीक है, वेन्स आर मोर डिस्टेंसिबल
8 टाइम्स होती हैं और वॉल्यूम जो है ना उसमें 3 टाइम्स ज़्यादा आ सकता है, इसलिए वो 24 टाइम्स कंप्लाइंस या कैपेसिटेंस हो जाती है। सिंपैथेटिक सर्कुलेशन का ये होता है कि ये कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं वेसल्स को, ठीक है, इंक्रीज द स्मूथ, इसमें टोन कर देती हैं और इनहिबिट एंड कॉज द डिक्रीज इन टोन। इंक्रीज स्मूथ मसल टोन इज द वेसल ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन कॉज शिफ्ट ऑफ द ब्लड टू द हार्ट पंपिंग इज इंक्रीज। सिंपैथेटिक कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। हेमरेज के दौरान सिंपैथेटिक कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये क्या करता है, ये पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, वेन्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए फर्दर लॉस ऑफ द ब्लड नहीं होता, दूसरे ब्लड वेनस रिटर्न टू द हार्ट जो है ना वो इंक्रीज कर जाता है, ताकि जो है ना वो कंपनसेट ऑलमोस्ट 25% ऑफ द ब्लड लॉस को ये सिंपैथेटिक सिस्टम के जरिए इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। इसमें ये देखिए कि डिफरेंट वेसल्स हैं जो कि जो है उनका डिफरेंट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो जाए, सिंपैथेटिक इन्हिबिशन हो जाए, तो इसका ऊपर क्या इफेक्ट क्या आता है, ठीक है। Volume pressure curve of the systemic artery in the venous showing the effect of the stimulation or inhibition of sympathetic nerves to the circulatory system। ठीक है, arterial system रेड से दिखाया और venous जो है ना उन्होंने ब्लू से दिखाया है। ये अब ये प्रेशर चेंजेस क्या आती हैं कि अगर और वॉल्यूम चेंजेस, अगर प्रेशर जो है ना वेन्स में सिर्फ 1 भी बढ़ जाए तो जो वॉल्यूम है वो 2500 मिलीलीटर तक उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, और जो आर्टरीज होती हैं उनमें प्रेशर अगर 100 तक भी चला जाए तो इतनी ज़्यादा उसकी वो इंक्रीज नहीं होती है। सो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वो उसकी कंस्ट्रिक्शन बढ़ेगी, सिंपैथेटिक इनहिबिशन से वो डायलेशन हो जाएगी, ठीक है। Delayed compliance or stress relaxation. Vessels exposed to increased volume of the blood exhibit a rise in the pressure, but after a few minutes और hours वो होती है दोबारा वापस आ जाती है टू द नॉर्मल। लार्ज अमाउंट ऑफ द ब्लड इज इंजेक्टेड, अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड दे दें गेन में इंजेक्ट कर दें तो पहले तो वो डिस्टेंड कर जाती हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स या तो दोबारा से वो उसकी टोन जो है ना पहले इंक्रीज कर जाती है, लेकिन जब उसके बाद ये ड्यू टू द एक्सटेंडेड वॉल्यूम वो रिलैक्स कर जाती हैं, वो रिलैक्स करती हैं तो उस स्ट्रेस की वजह से जो टोन इंक्रीज की हुई है उसके बाद वो फर्दर रिलैक्स करती हैं और कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। इसको ये हम कहते हैं स्ट्रेस रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स। डिलेड कंप्लायंस, ये इसको और हम डिलेड कंप्लायंस भी कहते हैं कि एक जो है ना ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा आ गया है और वो जो है ना कंप्लायंस जो है ना वो बढ़ गई है और वो बाद में उसने उसको अकोमोडेट कर लिया है, तो ये डिलेड कंप्लायंस होती है कि पहले टोन इंक्रीज करती है लेकिन फिर उसके बाद रिलैक्स कर जाते हैं, और स्मूथ मसल जब रिलैक्स करते हैं तो वो उसको ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड को अकोमोडेट कर देती है, इसको हम कहते हैं डिलेड कंप्लायंस। ये देखिए इसमें दिखाया है कि जैसे इंक्रीज इन द वॉल्यूम होता है तो वो उसको अकोमोडेट करती है और वो फिर उसका लेवल जो है प्रेशर का फिर कम हो जाता है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज करता है वॉल्यूम, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज करता है, बट देन आगे वो एक नॉर्मल लेवल नियर टू द जैसे 4 और ये 5 के था वही पे आप देखिए एंड पे वो 5 के लेवल तक ही उसका प्रेशर आ गया, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर पल्सेशंस के डिफरेंट पल्सेशन जो एक वेव होती है ऑफ द पल्सेशन कमिंग फ्रॉम द हार्ट इन द ब्लड वेसल्स उसको हम आर्टीरियल पल्सेशन कहते हैं। ये स्ट्रोक वॉल्यूम से अफेक्ट होती है, कंप्लाइंस कितनी आर्टरीज की और कैरेक्टर ऑफ द आर्टरी क्या फ्लो क्या है उससे ये अफेक्ट होती है। इसके दो मेन एक्सट्रीम प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक इज द अपर मोस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज और डायस्टोलिक होता है लोअर मोस्ट। इसमें देखिए अपर जो ऊपर आ रहा है दैट इज सिस्टोलिक और नीचे जो बॉटम आ रही है दैट इज डायस्टोलिक। इसके बीच में एक देखिए इंसिज्यूरा है, ये एक छाप एक नॉच बनी हुई है, वो इसलिए होता है कि पीछे एक थोड़ा सा जब एकदम से ज़्यादा ब्लड फ्लो करता है विद द वेसल तो एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है जिससे थोड़ा सा बैक फ्लो होता है, और उस बैक फ्लो की वजह से एक जो ड्रॉपिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा राइज करता है थोड़ा सा और देन इट कम्स बैक टू द लोअर लेवल और एक इंसिज्यूरा बना देता है, ठीक है। दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ पल्सेशन। डिफरेंट पल्सेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मलिटीज में। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, इसमें ओपनिंग एओर्टा की रिड्यूस हो जाती है और डिक्रीज प्रेशर होता है। पेटेंट रेक्टस आर्टेरियोस एक जेनिटल एनोमली है, ये आपने पढ़ ली होगी, उसमें जो है ना एब्नॉर्मल जो हमने वेल्वुलर लीजन्स है उनमें। एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इनमें क्या होता है रिगर्जिटेशन में बैकवर्ड फ्लो होता है क्योंकि पूरी तरह बंद नहीं होता। पेटेंट रेक्टस आर्टेरियोस होती है वो शंट होता है ब्लड फ्रॉम द वीनस साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बन जाते हैं ग्रैप्स। नॉर्मल देखिए क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में जो ओल्ड एज में होता है इसमें एक इसी तरह ही पैटर्न पे जो है ना रेगुलर बनता रहता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, थिक हो जाती है वेसल्स। एओर्टिक स्टेनोसिस में लोअर होता है प्रेशर ऑफ द पल्सेशन। पेटेंट रेक्टस आर्टेरियोसिस में ज़्यादा होता है पहले और फिर वो कम हो जाती है क्योंकि वीनस साइड पे वो शिफ्ट हो जाता है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन में बैकवर्ड प्रेशर आता रहता है और उससे एक कंटिन्यूस
वेव बनती जाती है, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ द प्रेशर पल्सेस पेरिफेरल आर्टरीज में रेट के डिफरेंट रेट पे ट्रांसमिट होती है ये पल्स। एओर्टा में 3 to 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे, लार्जर आर्टरीज में 7 to 10 मीटर्स पर सेकंड, स्मॉलर आर्टरीज में 15 to 35%। ये होता है क्योंकि ग्रेटर कंप्लायंस ऑफ द एओर्टा रिजल्टिंग इन स्लो कंप्लायंस एओर्टा की ज़्यादा होती है, एक्सपैंड भी ज़्यादा कर सकती है, तो उसमें फ्लो जो है ना थोड़ा सा कम हो जाता है। आगे जो दूसरी आर्टरीज होती है फर्दर उनकी कंप्लायंस जो होती है ना वो कम होती जाती है, वो रेजिस्टेंस जो है ना वो थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसमें जो है ना कंप्लायंस चीज़ें थोड़ी कम होती है, वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करती हैं, तो उसमें ब्लड जो है ना वो पीछे से आ रहा होता है, वो ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ द प्रेशर पल्स इज स्मॉल, जो डैम्पिंग इफेक्ट होता है कि स्मॉल उसका जो है ना वो स्पीड और वो कम होता जाता है प्रेशर इन द फर्दर, जैसे जैसे वो डिवाइड होती चली जाती है। सो डैम्पिंग इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इनटू कंप्लायंस, जो इनका प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू द कितनी डैम्पिंग होगी, कितनी स्लो डाउन होगी पल्स जब वो आर्टरी से टुवर्ड्स वेन्स जाएगी, ठीक है। रिड्यूस कंप्लायंस ऑफ द स्मॉल वेसल, ठीक। मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू द जितना एक कांस्टेंट प्रेशर विद इन द ब्लड फ्लो है विद इन ऑल द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर कह देते हैं। इट इज क्लोज टू डायस्टोलिक प्रेशर, फॉर्मूला होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ द पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं। आगे जितनी है वेन्स, वेन्स जो होती है ना उनको दे आर कैपेसिटेंस वेसल्स कहते हैं, और इनमें जो राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है उसको सेंट्रल वीनस प्रेशर कहते हैं। प्रेशर इन द राइट एट्रियम जो है ना उसको हम सेंट्रल वीनस, क्योंकि मेन वेन्स जो आके राइट एट्रियम में ही खुल रही हैं, इसलिए जितना उसका प्रेशर होता है उतना ही हम वेन्स का प्रेशर लेते हैं, ठीक है। और इसमें ये डिपेंड करता है राइट एट्रियल प्रेशर कि कितना हार्ट में ब्लड जो है ना वो अकोमोडेट कर सकता है और कितनी उसकी पंपिंग एबिलिटी है, उससे ही राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना वो डिटरमिन होता है, ठीक है। फैक्टर्स जो राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज कर जाते हैं, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो, पेरिफेरी से ज़्यादा हो, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, वीनस प्रेशर ज़्यादा हो, डायलेशन ऑफ द आर्टेरियोल्स हो, नॉर्मल राइट एट्रियल प्रेशर जो है ना 0 मिलीमीटर मर्क्यूरी विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड बॉडी, ठीक है। नेक में जो है ना यूजुअली राइट एट्रियल प्रेशर 0 होता है क्योंकि उसके अराउंड जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लोअर लिमिट ऑफ राइट एट्रियल प्रेशर होती है -3 to -5, और ये जो नॉर्मल होती है वो 0 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होती है, ठीक है, बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट अकर्स इन व्हेन हार्ट पंप्स एक्सेप्शनली रैपिड, ठीक है। आगे है फंक्शंस हैं इसके। वेनस रेजिस्टेंस जो होती है ना एंड पेरिफेरल वेनस प्रेशर्स, ये डिफरेंट पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, जहाँ पे बैंड्स आ जाते हैं, कंप्रेसेस होती है, यूजुअली वैसे कंप्रेस नहीं होती हैं, बल्कि ये इनमें जो है ना जब कंप्रेस होती हैं तो इनमें रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है जब प्रेशर +4 to +6 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी चला जाता है, ठीक है। ये बाकी आगे ग्रेविटेशनल प्रेशर है कि ग्रेविटी के थ्रू जो है ना कूलिंग ऑफ द ब्लड होती है इन द लोअर वेसल्स में, और इसमें जो है ना ये देखिए ये प्रेशर बढ़ता चला जाता है, ऊपर अगर -10 है तो नीचे फुट में +90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, लेकिन जब वॉक करते हैं तो ये पंपिंग एक्शन ऑफ द जो वीनस पंप के तौर पे एक्ट करते हैं मसल्स, तो वो +20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक उसको रखते हैं, ठीक है। ये इसकी आप देख लीजिए, अगर इसमें कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। वीनस वेल्स और वीनस पंप होता है, ये मूविंग लेग्स होती हैं, तो हमारे जो काफ के मसल्स होते हैं वो पंप करते हैं ब्लड को टूवर्ड्स द हार्ट, और ये प्रेशर जो है ना वो +20 मिलीमीटर मर्क्यूरी से ज़्यादा नहीं होने देते, ठीक है। अगर वो ज़्यादा देर खड़ा रहे और वो वेल्व्स काम ना कर रहे हो तो कूलिंग ऑफ ब्लड होती है और वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं, यानी वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी हो जाती हैं। और इसका ट्रीटमेंट होता है कि हम एलिवेशन ऑफ लेग्स करते हैं टू द हार्ट लेवल और टाइट बाइंडर्स दे देते हैं, ठीक है। वेन्स होती है ना दे एक्ट एज अ रेजर्वायर, और स्पेसिफिक जो साइट्स होती है स्प्लीन की वेन्स होती हैं, लिवर की, एब्डोमिनल वेन्स, वीनस प्लेक्सस, हार्ट और लंग्स, इन सब में जो है ना वीनस प्रेशर जो कूल हुआ होता है, ठीक है। स्प्लीन इसका बहुत मेन फैक्टर्स है। स्प्लीन के अंदर दो मेन इनका क्लींजिंग फैक्शन इफेक्ट भी होता है, और इसमें स्प्लीन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है इसके वीनस साइनसिस होती है, फ्लो कर रहा होता है, रेड पल्प होती है जिसमें आरबीसीज पड़े होते हैं, वाइट पल्प जिसमें डब्ल्यूबीसीज और लिम्फोइड सेल्स पड़े होते हैं, और जो स्प्लीन होती है वो स्क्वीज करती है साइनसिस को, और सारा जो है ना वो हीमोग्लोबिन और आरबीसी जो है ना वो विद इन सर्कुलेशन दे देती है अगर ज़रूरत पड़े। रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम जो होते हैं ना वो डेड सेल्स वगैरह को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इन chronic cases spleen enlarges and perform its cleansing action, ठीक है। This is the end of today's lecture. So thank you so much for listening.